19वीं सदी के प्रारंभ में हिंदू समाज की सामाजिक रूढ़ी और परंपरा के खिलाफ बहुत से समाज सुधारक आवाज उठाने लगे। इन समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, सामंतवाद, बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 19वीं सदी के सभी समाज सुधारकों में अपना एक अलग और अद्वितीय स्थान बनाया था। जिस समय सभी समाज सुधारक महिलाओं के अधिकारों तथा परिवार और समाज में उनकी स्थिति पर फोकस कर रहे थे, उस समय महात्मा ज्योतिराव फुले ने वर्ण व्यवस्था और जातिगत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि ये दोनों शोषण की व्यवस्था है और जब तक इनका पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, तब तक एक अच्छे समाज की निर्मित असंभव है। इस प्रकार के विचार रखने वाले वो पहले भारतीय थे। जाति व्यवस्था निर्मूलन की कल्पना और आंदोलन के उसी वजह से वो जनक साबित हुए। वे सही मायनों में 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, जो कि एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में फैली अनेक कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया था और देश में शिक्षा की अलग जगह कर भारत के पुरुष और नारियों में शिक्षा के महत्व को समझाया था। उनके अथक प्रयासों और संस्कारों की बदौलत वर्तमान भारत की सभ्यता और संस्कृति उनकी ऋणी है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उनकी जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं, ताकि हमें ज्ञात हो कि उन्होंने हमारे समाज के लिए किस प्रकार के महान कार्य किए और इसके लिए उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक माली परिवार में हुआ था। ज्योतिराव फुले का परिवार बरसों से फूल मालाएं बेचने का और बागवानी का कार्य करता था। इसी व्यापार के कारण ज्योतिराव फुले के दादाजी शेतीबा गोरे कई वर्षों पहले सातारा से पुणे में आकर बस गए थे। उनका वास्तविक उपनाम गोरे था, लेकिन उनके पिता के फूल मालाओं के बढ़ते व्यापार के कारण उन्हें फुले कहा जाने लगा, जो बाद में उनका उपनाम हो गया था। ज्योतिराव फुले के पिता का नाम गोविंदराव और मां का नाम चिमनाबाई था, लेकिन उनकी माता का वास्तविक नाम विमलाबाई था। लेकिन विमला शब्द धार्मिक होने के कारण गांव के कुछ लोगों ने उस नाम को दुष्प्रचारित कर विमलाबाई से चिमनाबाई कर दिया था। ज्योतिराव फुले जब केवल 9 माह के थे, तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। ज्योतिबा से बड़ा उनका एक भाई और था। उनकी मां की असामयिक मौत के कारण उनके पिता का मनोबल टूट गया था, परंतु उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सौतेली मां सगी मां जैसा प्यार उनके बच्चों को नहीं दे पाएगी। अब उनके समक्ष बच्चों को पालने की एक विकट समस्या थी, क्योंकि उन्हें व्यापार के कारण अक्सर बाहर रहना पड़ता था। इसके लिए उन्हें उनकी मौसेरी बहन सगुनाबाई का विचार आया, जो कि विधवा थी और एक अनाथालय में बच्चों को पालने का काम करती थी। गोविंदराव के कहने पर उसने अनाथालय छोड़कर उनके दोनों बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी ले ली। अब गोविंदराव फिर से अपने व्यवसाय में समय देने लग गए और उधर सगुना देवी उनको मां की तरह प्यार देने लग गई थी। उस दौर में माली समाज में शिक्षा का ज्यादा महत्व नहीं हुआ करता था और वैसे भी दलितों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ज्योतिराव के पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। इसलिए घोर सामाजिक विरोधों के बीच भी उन्होंने अपने इस बालक ज्योतिराव को पढ़ाना चाहा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्योतिराव फुले को सामाजिक दबाव और जातिगत भेदभाव के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद भी उनसे पढ़ने की ललक बनी रही। ज्योतिराव के पड़ोस में ली फादर लिजिट रहते थे। जब उन्होंने बालक ज्योतिराव फुले की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि को देखा, तो उन्हें तरस आ गया और उन्होंने गोविंदराव को फिर समझा बुझाकर उनको स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब ज्योतिराव फिर से स्कूल जाने लगे और वह स्कूल में सदा प्रथम आते रहे। इसी बीच समाज के रीति रिवाज के अनुसार जब ज्योतिराव केवल 13 वर्ष के थे,
तब उनका विवाह उनके ही समाज की एक लड़की सावित्रीबाई से करवा दिया गया। शादी के समय सावित्रीबाई की उम्र केवल 9 वर्ष थी और उनके पिता का नाम खंडूजी नेवसे था, जो सिरवल तालुका के रहने वाले थे। सावित्रीबाई के पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके जन्म का निश्चित दिन पता नहीं है, लेकिन इतिहास में उनका जन्म दिवस 3 जनवरी 1831 को बताया जाता है, जिसे महाराष्ट्र सरकार में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिराव ने 1847 में अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण कर ली थी। स्कूल में उन्होंने महात्माओं के जीवन सार को पढ़कर उन्होंने दया, धर्म, प्रेम और सत्य का महत्व समझा था। धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार जब वो अपने मित्र की शादी में गए तो ब्राह्मण पुरोहित ने उन्हें शादी में सम्मिलित होने से रोक दिया। तब से उनके मन में निचले वर्ग के लोगों के बारे में गहन चिंतन करना शुरू कर दिया था। धर्म पर टीका टिप्पणी सुनने पर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है, जाति भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल गोंडवे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियों और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिराव को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था और उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती है, उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं, इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। उस दौर में जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारें बहुत ऊंची थी। दलितों एवं स्त्रियों के लिए शिक्षा के सारे रास्ते बंद थे। उन्हें मानव मानव के बीच का भेद असहनीय लगता था। ज्योतिराव यह जानते थे कि देश व समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि देश जाति पाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता। साथ ही देश की नारियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। वे पढ़ने लिखने को कुलीन लोगों की बपौती नहीं मानते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करेंगे और ज्योतिबा ने इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। वह पहले बच्चों को छिपा कर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी, उन्होंने खुलेआम पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इसे स्कूल का रूप दे दिया। इस प्रकार 1951 में उन्होंने भारत के इतिहास का प्रथम बालिका स्कूल खोला। क्योंकि उनका यह कार्य कुलीन लोगों को रास नहीं आता था, तो स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार नहीं होता था और कोई पढ़ाता भी तो सामाजिक दबाव में उसे जल्दी ही यह कार्य बंद करना पड़ता था। ज्योतिबा के लिए यही एक गंभीर समस्या थी कि अब इस स्कूल में पढ़ाए कौन। ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो उठे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उनको तरह तरह से अपमानित करते, परंतु वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रही। इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी और अंत में उन्हें उनके पिता के घर से बाहर निकलवा दिया। घर छोड़ने के बाद दोनों पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं और न ही उन्होंने हार मानी। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। ज्योतिबा के इन सब कामों को देखकर कुलीन वर्ग और उनके ही समाज के कुछ लोग भी उनसे द्वेष रखने लगे थे। इसी कारण से उन लोगों ने ज्योतिबा को मारने की योजना बनाई और 2 हत्यारों को उन्हें मारने भेजा, किंतु उनकी समाज सेवा देखकर वो दोनों ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए।
नारी शिक्षा के इस व्यापक प्रसार को बढ़ाने में उन्हें अंग्रेजों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। एक गर्भवती विधवा की दुर्दशा देखकर उन्होंने विधवा विवाह की वकालत कर डाली। संकीर्ण समाज ने उन्हें धर्म और शास्त्रों की दुहाई दी। इन सब बातों से मिले अंतर्विधियों एवं अपमान ने उन्हें यह अनुभव कराया कि धार्मिक अंधविश्वासों से समाज को मुक्त कराना होगा। अतः उन्होंने 24 सितंबर 1872 को एक ऐसे समानतावादी सर्वसाधारण तक पहुंचने वाले सत्यशोधक समाज की आधारशिला रखी जिसका आधार विज्ञान था। उन्होंने ईश्वर की उपासना के लिए पुजारी की मध्यस्थता को अस्वीकार किया। वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्थापक तथा कोषपाल भी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में शूद्रों पर हो रहे शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना था। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए भी काफी काम किए। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए 1875 में एक घर भी बनवाया था। दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के घर के दरवाजे सभी जाति तथा वर्गों के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कुएं का पानी बिना किसी पक्षपात के सभी के लिए उपलब्ध किया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। उनके किसान और निचले वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए किए अथक परिश्रमों की वजह से उन्हें महाराष्ट्र उस सदी के समाज सुधारकों की सूची में एक विशेष स्थान प्राप्त है। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, गुलामगिरी, संसार और सार्वजनिक सत्य धर्म आदि है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के अलावा फुले एक व्यापारी भी थे। 1882 में उन्होंने खुद को एक व्यापारी, एक कृषक और नगरपालिका ठेकेदार के रूप में प्रस्थापित किया। उनके पास पुणे के पास मांजरी में 60 एकड़ खेती है और कुछ समय के लिए उन्होंने सरकार के लिए एक ठेकेदार के रूप में काम किया और 1870 के दशक में पुणे के पास मुलामुथा नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति की। उन्हें पुणे के पास कतरा सुरंग और येरवदा जेल के निर्माण के लिए जो कामगार लगते थे वो भी सप्लाई करने के लिए ठेका मिला था। फुले के व्यवसायों में से एक जो 1863 में स्थापित हुआ था वो था मेटल कास्टिंग इक्विपमेंट की आपूर्ति करना। फुले को 1876 में तत्कालीन पुणे महानगर पालिका में नगर परिषद सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया था और 1833 तक वो इस पद पर अपना कार्य करते रहे। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था। यह बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। मानवता की भलाई के लिए किए गए ज्योतिबा के इन निस्वार्थ कार्यों के कारण मई 1988 में उस समय के एक और महान समाज सुधारक राव बहादुर विठ्ठलराव कृष्णाजी वांदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। जुलाई 1988 में उन्हें लकवे का अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका जोश और मन कभी कमजोर नहीं हुआ था। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी हितैषियों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने देह त्याग दिया और एक महान समाज सेवी, एक महान समाज सुधारक, एक महान समाज क्रांतिकारक इस दुनिया से विदा हो गए। भेदभाव रहित समानतावादी सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले तथा नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ज्योतिबा फुले का नाम अविस्मरणीय रहेगा।
भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी भी महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ज्योतिबा फुले को सच्चा महात्मा माना था और उन्हें समाज के सशक्त प्रहरी के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद।